हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर पीजीबीपी, जिससे कि इनकम टैक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरता है। अरे भाई, कुछ भी समझ में आ सकता है। पीजीबीपी को उठाना अपने आप में महाभारत है। मैं आपको सही मायने में बताऊं, नो डाउट कि पीजीबीपी में से पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स का, जो पेपर आएगा टैक्स लॉस का, उनमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इनकम टैक्स का, पीजीबीपी में से ही होगा। लेकिन मैं आपको सही मायने में बताऊं कि एक अकाउंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे आसान चैप्टर है वो पीजीबीपी का ही चैप्टर है। ठीक है। कोई जो डायरेक्टली लॉ पढ़ रहा होगा और वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहा है, तो मैं एक बार को सोच सकता हूँ कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है और उसने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको मेरे को डेबिट क्रेडिट समझाना पड़ेगा फिर दोबारा से। लेकिन कहीं से कहीं तक अकाउंट वाले स्टूडेंट्स को, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को कहीं से कहीं तक ये नहीं समझाना भाई, डेबिट में जो खड़े होते हैं ना पीएनएल की साइड में, वो एक्सपेंसेस खड़े होते हैं, और क्रेडिट में जो खड़े होते हैं वो इनकम खड़ी होती है। कहीं से कहीं तक उसे नहीं समझाना। तो पीजीबीपी की बात करूं तो पीजीबीपी मेरे हिसाब से सबसे आसान चैप्टर है इनकम टैक्स लॉज में। हाँ, ये जरूर है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। और अगर मैं बड़े की भी बात कहूँ ना, तो जब से ये जीएसटी वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था, उन्होंने कोर्स रिवाइज कर करके पीजीबीपी का चैप्टर इतना छोटा कर दिया कि पूछिए मत। वरना कुछ भी नहीं तो जब इन्होंने कोर्स रिवाइज किया था आईसीआई ने, तो 6-7 सेक्शन जितना हम पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा 6-7 सेक्शन और थे, वो तो आपको बच ही गए हैं। ठीक है। और अच्छे खासे सेक्शन थे, प्रैक्टिकल भी आता था उन पे, और मतलब एक एक 1.5 पेज के सेक्शन। ठीक है। तो मैं, मेरी बातों पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान चैप्टर है पीजीबीपी का। ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों पे फोकस कीजिएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ बाद में, क्योंकि मेरे को इसका कंसेप्ट तैयार कराने में 1 से 1.5 क्लास लग जाएगी। कुछ छोटे मोटे हो सकता है एक आध सेक्शन भी कराऊँ, जैसे आज आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा कि सेक्शन 31 कराएंगे और 30 कराएंगे, 31 कराएंगे, 37। कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे सी सेक्शन है, बाद में बातें करते रहेंगे। हो सकता है मैं जो ये सेक्शन लिखे हुए हैं वो कराऊं या ना कराऊं, और कराऊं तो थोड़े बहुत कराऊं, जो फुल फ्लैश क्लास शुरू होगी जब मैं पूरे के पूरे सेक्शन पढ़ाऊं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से पीजीबीपी बड़ा ही आसान चैप्टर है। ठीक है। और अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पढ़ लिया। एक बार बात करें, अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये देख लो कि हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने फंडामेंटल का चैप्टर पढ़ा। फंडामेंटल में सेक्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये सेक्शन कवर किए। 1 एकदम प्रिलिमिनरी, जो कि नाम बताता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, धीरे धीरे कवर करने लग रहे हैं। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन था। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में आए। सेक्शन 5 रेजिडेंशियल स्टेटस बताता था। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस बताता था। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम बताता था। सेक्शन 7, 8, 9 ये सारे रेजिडेंशियल स्टेटस में किए। उसके बाद हम गए जी आगे, 10 वगैरह तो हम लोगों ने साथ साथ किए हैं। ठीक है। हम लोगों को चैप्टर शुरू हुआ था, फिर हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी उठा लिया था। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 टू 27, ठीक है ना, चार्जिंग सेक्शन देखा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी देखी, सेक्शन 24 डिडक्शंस देखी, सेक्शन 25, 26, 27 डीम्ड ओनरशिप देखी। सैलरी का चैप्टर, वाह, 15, 16, 17, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 16 डिडक्शन, सेक्शन 17 सैलरी की डेफिनेशन की बात करता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स देखे थे। सेक्शन 10 की एग्जामेशन देखी थी, एचआरए वगैरह, सेक्शन 10 क्लॉज 13A वगैरह देखा। ठीक है। अब हम आ रहे हैं अपने पूरे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, हम टॉप पे, कहते हैं ना एक चीज़ की टॉप पे पहुंच गए। तो अब हम उस लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि सैलरी में बहुत सारी कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है। अब सेक्शन 28 से लेकर 44DB तक, तो अब हम लोग पीजीबीपी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर मैं कहूँ ना कि जब आप आर्टिकलशिप के लिए निकलेंगे, तो आपके जो सबसे ज़्यादा सेक्शंस यूज़ होने वाले हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा सेक्शंस यूज़ होने वाले हैं, या सबसे ज़्यादा चैप्टर यूज़ होने वाले हैं, एक पीजीबीपी का है और एक टीडीएस का है। ये 2 चैप्टर, एडवांस टैक्स, ये चैप्टर्स जो हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले, पूरे साल होते रहेंगे। मतलब क्या सर, और कुछ नहीं यूज़ होएगा बेटे, बाकी सारे चैप्टर्स तो आपके रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे यूज़ होंगे, लेकिन ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे साल आपके चलते रहेंगे। टीडीएस की बातें भी चलती रहेंगी, पीजीबीपी की भी बातें चलती रहेंगी, और एडवांस टैक्स की भी बातें चलती रहेंगी। तो अब हम लोगों ने पीजीबीपी का चैप्टर उठाना बेटे, और पीजीबीपी, यकीन मानिएगा,
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको पीजीबीपी के चैप्टर में क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर उसको अकाउंट्स आता है, और अकाउंट्स तो हम लोगों के मतलब अब तो खून में वो हो चुका, खून में मतलब सिरिंज भी मारी जाएगी तो डेबिट क्रेडिट ही कुछ निकल के आएगा, बैलेंस शीट वगैरह कोई जर्नल एंट्री ना निकला है, ठीक है ना। तो ऐसे हो चुके हैं। तो पीजीबीपी का चैप्टर से हमें क्यों डर लगता है मेरे को नहीं पता चला आज तक। आइए शुरू करते हैं पीजीबीपी का चैप्टर। बेटे देखो, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और मेरे लिए सारे टीचर्स फिर उधार हैं, मेरे लिए सारे सीनियर, कोई मेरे बाद आए तो भी मेरे सीनियर सब अच्छे टीचर, ठीक है, लेकिन हर टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं पीजीबीपी का चैप्टर ही शुरू कराता हूँ क्वेश्चन से। अब ये क्या तरीका हुआ सर, आप चैप्टर ही क्वेश्चन से शुरू करा रहे हो, क्या करूँ, मेरे को आपका कंसेप्ट ही इस हिसाब से डेवलप करना है। देखो आज तक हम लोगों ने, ध्यान से सुनना, अगर हम लोगों ने बिजनेस के, हम बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, मेरी थोड़ी देर के लिए मान लेना, बिजनेस के प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब हम लोग 11-12 तक अकाउंट्स पढ़ते हुए आए हैं, तो अकाउंट्स तो हमें करना आता है। अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में एक चीज होती है जिसका नाम होता है पीएनएल, बस वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बता देता है, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बता देता है। ये हम लोगों ने टी शेप में ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरी डेबिट साइड हो गई, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई, यहाँ पे मेरे सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और यहाँ पे मेरी सारी इनकम्स लिखी जाएंगी। हाँ ये बात अलग है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं फिर नीचे पीएनएल बना रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग फिर ट्रेडिंग फिर पीएनएल बना रहे हैं, वो आपकी हेडेक, मैं बॉटम लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकम लिखी आपने क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखे, और आपका आ गया, ये रहा आपका आ गया नेट प्रॉफिट, खत्म हो गया काम। ये अकाउंट आपने पढ़ा था क्या, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, अकाउंट्स वाले के लिए इनकम होती है, चाहे वो कहीं से आए। मतलब क्या, सपोज करो कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, वो अपना पीएनएल बना ले लगे, तो वो अगर जॉब करके सैलरी कमा रहा है तो भी वो यहां पे डालेगा, सैलरी इनकम है, ठीक है ना। अगर वो बिजनेस करके कोई इनकम कमा रहा है तो भी यहां पे डालेगा बिजनेस इनकम, ठीक है। उसके बाद ये बात अलग है, बिजनेस का पीएनएल अलग बन रहा होगा, ठीक है ना। रेंटल इनकम आ रही है तो भी वो यहां पे डाल देगा। तो उसके लिए तो सारी इनकम क्रेडिट साइड पे जाएंगी और सारे खर्चे एक्सपेंसेस साइड पे जाएंगे, सारे खर्चे एक्सपेंसेस साइड पे जाएंगे। तो सैलरी में कमाने के लिए कोई खर्चा किया तो भी वो डेबिट साइड पे डाल देगा, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे किए वो भी, रेंट कमाने के लिए जो खर्चा किया वो भी उसने डेबिट साइड पे डाल रखा होगा, और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल देगा, डन। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, हम आए जी सीए इंटर में, और सीए इंटर में आने के बाद हमें टीचर ने पहली क्लास में कह दिया भाई इनकम के 5 हेड होते हैं। अरे वाह, हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड होते हैं इनकम के। मैंने कहा ये कौन से 5 हेड हो गए, आज तक तो हम लोगों ने कहा था कि बस एक पीएनएल होता है। नहीं, उन्होंने कहा कि 5 हेड होते हैं। पहला हेड होता है सैलरी, दूसरा हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड होता है पीजीबीपी, चौथा हेड होता है कैपिटल गेन्स, और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड होते हैं। मतलब क्या कि एक तरह से जैसे ही हम टैक्सेशन में आए, टैक्स वाले ने हमें क्या सिखा दिया, भाई अपनी इनकम को 5 हेड्स में विभाजित कर लेना, 5 हेड्स में डिवाइड कर देना। कोई भी इनकम आए तो देख लेना अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी के हेड में डालना, ठीक है। बिल्डिंग है, उसका रेंट आ रहा है तो रेंटल इनकम वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगी। कोर बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हो कोर बिजनेस से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी कोई इनकम है तो वो आप डालना पीजीबीपी में। उसके बाद कैपिटल गेन का हेड, कैपिटल गेन का हेड क्या कह रहा था, कोई भी असेट्स एंड कोई भी असेट्स आपने सेल किए, उस असेट्स को सेल करने पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आप कहां पे डाल देना, वो आप कहां पे डाल देना, आपने कैपिटल गेन के हेड में डाल देना। लेकिन आप जब बिजनेस कर रहे थे, जब आप अकाउंट पढ़ रहे थे, वहां पे तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी कहां पे आ जाता था, पीएनएल अकाउंट में आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, कैपिटल गेन में डालना। और उसके बाद भी जब पूरी दिल की तसल्ली नहीं हुई, कहने लगे ये 4 हेड तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिए, 4 हेड तो एक्सप्लेन कर दिए, और अगर इसके बाद भी कोई इनकम बच जाए जो इन 4 हेड से मैच नहीं करती तो वो कहां पे डाल देना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में डाल देना।
बची कुछ इनकम। तो यहां पे आते ही पहले दिन आपको कह दिया गया कि 5 तरह की हेड, 5 तरह के हेड हैं इनकम के, 5 मुंह हैं और उस हिसाब से 5 बैग हैं और उस हिसाब से अपनी इनकम उनमें प्लॉट करना। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, कहता हूं ये बात कि जो हेड्स ऑफ इनकम बनाए ना, ये नाम तो हेड्स ऑफ इनकम दे दिया गया, एक्चुअल में ये हेड ऑफ इनकम है किसके पर्पज से बनाए गए हैं? खर्चों के पर्पज से। क्योंकि खर्चे हर इनकम को कमाने के हर तरीके के अलग अलग खर्चे हैं, ठीक है ना, हर इनकम को कमाने के उसका अलग तरीके का खर्चा है। तो ये कहने के लिए तो हेड्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये खर्चों की वजह से ये हेड्स बनाए गए हैं। समझ में आती है मेरी बात? डन। आगे चलते हैं बेटे। अब होगा क्या कि अकाउंट वाले ने हमें पीएनएल दिया हुआ होगा, अकाउंट वाले ने पीएनएल ऑलरेडी बना रखा होगा और कहेगा भाई साहब ये लो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हो ना, ये लो मेरा पीएनएल, मेरे को तो पीएनएल बनाना आता था, मैंने पीएनएल बना दिया, ये लो पीएनएल और आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। तो अब मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को तो 5 हेड निकालने आते होंगे, तो मैं उसकी पीएनएल में से हंस की तरह चुग लूंगा कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जानी है और कौन सा एक्सपेंस कौन से हेड से रिलेट करता है। बस इतना सा काम करना और मेरा काम हो जाएगा। समझ में आती है मेरी बात? पीजीबीपी का हेड, मतलब पीजीबीपी में और करना क्या है? बिजनेस से रिलेटेड इनकम। तो पीएनएल में जो सारा कुछ पड़ा हुआ होगा, पीएनएल की क्रेडिट साइड में हर तरह की इनकम पड़ी हुई होगी, इंटरेस्ट की इनकम आई तो भी उसने पीएनएल में दिखा रखी होगी, तो उसके लिए तो इनकम है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो भी उसने क्रेडिट साइड में दिखा रखा होगा, सेल जो हुई वो भी क्रेडिट साइड में दिखा रखी होगी, तो उसने तो सारी दिखा रखी है। लेकिन मैं जब पीजीबीपी के हेड की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली जब पीजीबीपी के हेड की बात कर रहा हूं बेटे, जब पीजीबीपी के हेड की बात कर रहा हूं, तो पर्टिकुलरली केवल और केवल मेरे को बिजनेस से रिलेटेड इनकम और बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने। तो बिजनेस से रिलेटेड इनकम इकट्ठी लेके आऊंगा, माइनस कर दूंगा बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो मेरा जो नेट आएगा दैट इज माय इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। समझ में आती है बात? देखो अब एक क्वेश्चन से तैयार करते हैं चीजें, जरा ध्यान देना। एक क्वेश्चन देखो, मैंने चैप्टर भी नहीं खोला अभी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। क्या कहता है, क्या कहता है, जरा पढ़े। मिस्टर ए इंडिविजुअल हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह पहले तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा? परचेजेस दे रखी है, डन, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, बैंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, जो हम लोगों ने बाहर से उधार लिया होगा पैसा, उसके ऊपर हम लोगों ने ब्याज दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट दिया, रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस, लॉस ऑन सेल ऑफ, थोड़े से कान खड़े कर लेना, ठीक है ना। म्युनिसिपल टैक्सेस, ओन प्रॉपर्टी, ऑफिस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट आ गया 4,75,000 रुपये का, सेल्स 78 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000, ठीक है। रेंटल इनकम, ओहो रेंटल इनकम, इसने तो, क्योंकि ये तो अकाउंट वाला बंदा ना, इसे नहीं जानकारी कि 5 हेड होते हैं। आप भी बताओ ना, जब सीए इंटर में आए थे और पहली क्लास अटेंड की थी टैक्स की, उससे पहले थोड़ी ना मैं पता था कि भैया रेंटल इनकम ना अलग से दिखानी होती कुछ, हमें तो पीएनएल बनाना आता था। तो रेंटल इनकम 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट 25,000 रुपये, ओहो इसने यहाँ पे डाल दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, लॉटरी इनकम, लॉस, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, तो ये तो इसने सारा यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसका पीएनएल दोबारा रीड्राफ्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। आओ जरा देखें क्या करना है हम लोगों ने, इधर ध्यान दो। मैं अपने हिसाब से इसका पीएनएल ड्राफ्ट कर रहा हूँ, अपने हिसाब से मतलब टैक्स के हिसाब से, जितना मेरे को मेरा दिमाग चलता है उतना चला लेता हूँ बस, और क्या, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक, ये डेबिट साइड लिख लेता हूँ, ये क्रेडिट साइड लिख लेता हूँ, क्रेडिट साइड में इनकम आती है, तो पहले क्रेडिट साइड ही लिखते हैं भाई। सेल्स, इसकी भी इनकम है, मतलब इसने इनकम दिखा रखी है, हमारे हिसाब से इनकम होती है नहीं होती भाई, बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम तो होगी, तो सेल्स हमारी इनकम है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वो भी हमारी इनकम है, लिख लेते हैं फटाफट। सेल्स कितनी है? 78 लाख, 78 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, 2,20,000, डन।
ओके, उसके बाद रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जानी चाहिए, तो ये तो यहाँ पे नहीं जाएगी जो हम लोग पीजीबीपी कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, इंटरेस्ट इनकम अगेन वो इस हेड में नहीं जाएगी, वो कहाँ पे जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अभी हमें डिटेल दी है या नहीं दी हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये भी कैपिटल गेन के हेड में डील होएगा, यहाँ पे तो डील होने नहीं वाला, तो इसको भी मैं कट लगा देता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम बेटे मैंने आपको बहुत बार बताया, लॉटरी इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, उसके लिए पर्टिकुलरली हेड बना हुआ है, तो जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम बात करेंगे डिटेल में तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन लॉटरी इनकम भी इस हेड में नहीं जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, अगेन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन छोड़ दो इसे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी क्रेडिट साइड जो अकाउंट वाले ने दी थी उसमें से मैंने इन्फॉर्मेशन चुग ली है, और पीजीबीपी के लिए कौन कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है, ठीक है। अब आता हूं मैं डेबिट साइड पे, अब नहीं एक्सपेंसिव साइड पे। तो पहली चीज आ रही है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है बेटे, 7,20,000 रुपये। नेक्स्ट, परचेजेस 46,80,000 रुपये, परचेजेस इसका भी खर्चा मेरा भी खर्चा, तो 40,80,000 रुपये। नेक्स्ट, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई काम कर रहा है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी खर्चा तो होगा ही होगा, तो फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना आ गया, 5,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये भी दे रखा है 2,50,000 रुपये। भाई बिजनेस चलाने के लिए जब मैंने उधार लिया तो उसका जो ब्याज दिया वो बिजनेस का ही तो खर्चा हुआ, हाँ सर समझ में आती है। रेंट, जो प्रॉपर्टी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो रेंट पे ले रखी होगी, तो इसलिए हो गया रेंट, रेंट ये हो गया 45,000। बेटे अब देखो जरा ध्यान से, इसने दे रखा है रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी, मतलब क्या, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है जिसको सबलेट कर दिया है, मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी एग्जाम्पल ले लेता हूँ 60,000 रुपये में ली, ये देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा है रेंटल इनकम। अब ये यहाँ पे रेंटल इनकम आ रही है 3,00,000 रुपये, तो 3,00,000 रुपये में की एक प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दे रखी है, लेकिन उसके लिए मैंने वो प्रॉपर्टी जो किराए पे खुद ली थी वो 1,80,000 रुपये की ली थी। अब ये मेरा मेन बिजनेस नहीं हो सकता, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, तो मैंने प्रॉपर्टी किराए पे खुद ली 1,80,000 रुपये की, और उसे आगे सबलेट कर दिया है 3,00,000 रुपये में, तो यहाँ पे भी इनकम है 1,20,000 रुपये की, 3,00,000 माइनस 1,80,000 रुपये, लेकिन वो मेरी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, पीजीबीपी के हेड में नहीं जाएगी। सर क्यों नहीं जाएगी बेटे, क्या मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, नहीं, क्योंकि ये सेल्स वगैरह कर रहा है, तो इसीलिए ये 3,00,000 माइनस 1,80,000 रुपये और किसी हेड में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे, लेकिन इस हेड में नहीं जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये इस हेड का खर्चा नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे, अदर एक्सपेंसेस, कोई डिटेल नहीं दे रखी तो बिजनेस क्या मान रहा हूँ मैं, अदर एक्सपेंसेस कितने के, 6.5 लाख रुपए के, 6,50,000 रुपये के, डन। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, भैया काम तो लोगों से ही करवाना है, सारा काम थोड़ी ना खुद कर पाऊंगा। सैलरी एंड वेजेस 8,90,000, 8,90,000। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 5,000 रुपये, अगेन ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट मैं कैपिटल गेन के हेड में लेके जाऊंगा, वहां पे डील करूंगा कि असेट की कॉस्ट कितनी थी, असेट बेचा कितने में, कितने का लॉस हुआ, वहां पे निकाल के डील करूंगा। यहाँ पे मेरे पीजीबीपी के हेड से कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट आगे, म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस ध्यान दो, लिखता है ओन प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी मतलब जो उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी जिसमें रह रहा होगा। भैया इसको तो पीएनएल भी नहीं बनाना आता, क्यों नहीं बनाना आता भाई, पीएनएल में कोई भी अपना पर्सनल खर्चा तो दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो तो ड्राइंग्स हो जाती है, लेकिन इसने तो यहाँ पे दिखा रखा है, तो अल्टीमेटली मेरे को तो लेके नहीं जाना, मेरे को इतना पता है तो मैं तो छोड़ देता हूँ, जो मर्जी करता है हमें नहीं पता। आगे म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑफिस प्रॉपर्टी, ऑफिस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, तो हाँ ये मेरे बिजनेस का ही खर्चा है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे कहाँ पे क्लेम होते हैं, वो मेरे बिजनेस के पीएनएल में ही क्लेम होते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती या घर किराए पे चढ़ा रखा होता तो उसके म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में बात करते हैं। डन, आ जाओ जी आ जाओ। तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफिस प्रॉपर्टी के हो गए 4,500, और कोई खर्चा या इनकम बची नहीं, कुछ नहीं बची, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, बस अब इसका काम कर लेते हैं। आओ जरा ध्यान दो, 78 लाख प्लस 2,20,000, तो ये आ गया मेरा 80,20,000
20,000 बेटे, ठीक है। -7,20,000 -46,80,000 -5,00,000 -2,50,000 -45,000 -6,50,000 -8,90,000 -4500, ये आ रहा है 2,80,500। तो पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो आया मेरा 2,80,500 आया। क्या मेरा ये आंसर मैच हो रहा है बेटे? हाँ सर, ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। इतना आसान चैप्टर है पीजीबीपी का, समझ में आती है बात? डन, बस इतना ही काम करना है। क्लियर? ओके डन। चलो अब एक बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। वीडियो या फिर जो लेक्चर यहाँ पे सुन रहे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। जब आप कोचिंग से जाते हो तो खाना मम्मी बना के रखती है। बाई चांस खाना मम्मी ना बना के रखें, मतलब या फिर आप रूम लेके रह रहे हो तो खाना खुद बनाना पड़ेगा। मज़ा किस में आता है? खाना बना बनाया खाने में मज़ा आता है मम्मी के हाथ का, या खुद बना के खाना पड़े तो? अरे सर, पूरे दिन के तो थके आ रहे होते हैं, आप इतनी लंबी लंबी क्लासेस ले लेते हो और उसके बाद कहते हो कि खाना भी हमें बना के खाना पड़े, तो कहाँ से मज़ा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ऑलरेडी काम हुआ हुआ है तो मैं उसको दोबारा क्यों करूं? ऐसा ही मेरे इस वाले क्वेश्चन के साथ है, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर दोबारा ध्यान से सुनना। मैं फिर दोबारा चीज़ें रब कर रहा हूं और आपको ध्यान से फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर। बेटे ऑलरेडी पीएनएल बना रखा है एक बंदे ने। जिस बंदे ने पीएनएल बनाया, जो भी अकाउंटेंट था, उसने ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल रखा है कितना? 4,75,000। इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। कैसे? सारी इनकम ऐड करके माइनस किए इसने एक्सपेंसेस, ये सारी इनकम ले ली जिसका टोटल ये आ रहा था, इसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए ये वाले, और उसके बाद इसकी बैलेंसिंग फिगर आई है 4,75,000 रुपए। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो इसने इनकम लिखी क्या वही सारी हमारी इनकम थी? यहां पे देखो, वही सारी हमारी इनकम थी? नहीं, कुछ सिलेक्टेड इनकम थी हमारी, सारी नहीं थी। और इसी तरीके से जो इसने एक्सपेंसेस लिखे, क्या सारे हमारे एक्सपेंसेस थे? नहीं, कुछ सिलेक्टेड थे, लेकिन कुछ तो थे ना। मतलब क्या, यहां पे जो इनकम लिखी हुई है, कुछ इनकम हमारे हिसाब से भी इनकम है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस साइड पे भी कुछ तो हमारे हिसाब से भी एक्सपेंसेस थे और कुछ हमारे एक्सपेंसेस हिसाब से एक्सपेंसेस नहीं थे। ये बात समझ में आती है? देखो जरा। डन। अब हम क्या करते हैं, जो इसका किया कराया काम है उसी के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनना और एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, प्लीज जरा ध्यान दो। computation of income under the head PGBP for Mr. Ape, assessment year 2022-23। अब जरा ध्यान दीजिएगा और कोशिश हो जाइए। नाउ इसने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है इसने नेट प्रॉफिट? 4,75,000 रुपए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,75,000 रुपये। डन? क्लियर? अब ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे अगर मैं देखूं तो ये दोनों, पहली दोनों, ये 78 लाख और ये 2,20,000, इसके हिसाब से भी इनकम है और हमारे हिसाब से भी इनकम है। मतलब हम कौन? टैक्स वाले, और ये कौन? अकाउंट वाला। लेकिन बाकी जो हैं 3 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 15,000 रुपए, 70,000 रुपए और 15,000 रुपए, ये इसने तो इनकम मान रखी है, लेकिन हमारे हिसाब से इनकम नहीं है। समझ में आती है बात या नहीं? ये इसने तो इनकम मान रखी है, लेकिन हमारे हिसाब से इनकम नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? 4,75,000 में ऑलरेडी ये चीजें ऐड हुई हुई हैं, मैं माइनस कर दूं जिससे कि हम अपने हिसाब से चीजें तैयार कर लें। ठीक है ना? ध्यान से सुनो,
लेस इनकम नॉट टू बी क्रेडिटेड एज पर इनकम टैक्स। और वो कौन कौन सी हैं जरा ध्यान दें। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। रेंटल इनकम, देखो मैं भूल जाता हूं, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, लॉटरी इनकम, और उसके बाद था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर। ठीक, ये है ना, 3,25,000, 15,000, 3,25,000, 15,000, 70,000 और 15,000, 70,000 और 15,000। इसका क्या रीजन लिखेंगे सर? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसका क्या रीजन लिखेंगे? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके लिए कैपिटल गेन, इसके लिए आईओएस, और इसके लिए फिर दोबारा कैपिटल। रीजन लिख दिया हम लोगों ने कि हम लोग क्यों लेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब ये देखो ना कि ये 4,75,000 रुपए की इनकम निकालने के लिए इसने ये सारी इनकम ऐड कर रखी है, तो हमें अपने हिसाब से निकालनी है, तो ये वाली इनकम माइनस कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये वाली इनकम माइनस कर दी। ठीक है, मैं निकाल के लिख लेता हूँ। 3,00,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000, ये आ रही है बेटे कुछ गड़बड़ की। 3,00,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000। ठीक, ये आ रहा है बेटे 4,25,000। तो 4,25,000 रुपये माइनस होने हैं। मैंने यहाँ पे लेस लिख दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, या फिर यहाँ पे कुछ ना लिखूं और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं। ठीक, दोनों में से एक काम करूंगा। उसके बाद अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो फिर दोबारा। अब मैं आता हूँ खर्चों वाली साइड पे, डेबिट साइड पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ डेबिट साइड पे। ठीक है, इधर आगे मैं, जब मैं डेबिट साइड पे आया तो डेबिट साइड पे देखो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इसने क्लेम कर लिया और हमारे अकॉर्डिंग क्लेम करने नहीं बनते थे। एक तो ये वाला खर्चा है, रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी। इसने क्लेम कर लिया, मेरे हिसाब से क्लेम करना नहीं बनता था। मतलब 4,75,000 की इनकम निकालने के लिए इसने 1,80,000 माइनस कर रखा है, जबकि माइनस करना नहीं चाहिए था। तो चुपचाप कुछ मत करो, 1,80,000 रुपये ऐड कर दो। रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी, एक लाइन छोड़ता हूँ, रेंट ऑन सबलेट प्रॉपर्टी प्लस 1,80,000 रुपये। समझ में आई बात? और इसी तरीके से ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इसने तो माइनस कर दिया डेबिट साइड में लिख के, लेकिन मेरे लिए तो ये कैपिटल गेन में जाएगा। मेरे पीएनएल के अकॉर्डिंग ये माइनस नहीं होना चाहिए, डेबिट साइड पे नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसे भी ऐड बैक कर दूं, प्लस 5,000 रुपये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये ओन प्रॉपर्टी, भैया ये तो एक्सपेंस ही नहीं था, इसने क्लेम कर लिया, क्लेम ही नहीं करना था। तो अगेन म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन ओन प्रॉपर्टी कितना दे रखा है बेटे? 45,500 प्लस 45,500। ठीक, तो यहाँ पे डन। इसको क्या लिख दूँ, जरा ध्यान से देख लो इसे भी। इसको क्या लिख दूँ? इसको एक्सपेंसेस नॉट टू बी क्लेम्ड एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, ये प्लस कर दिया। आंसर निकालना जरा, कितना आ रहा है आंसर। अगर आंसर नहीं आया तो सर आपका क्वेश्चन गलत है।
मतलब मैंने सॉल्यूशन गलत निकाला है। जरा देखें, 4,75,000 माइनस 4,25,000 प्लस 1,80,000 प्लस 5,000 प्लस 45,500, 2,80,500। बेटे कुछ आपने, अगर ये आंसर नहीं आ रहा ना तो आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया और कुछ नहीं है, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली वही कर रहे हो। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है? तो सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, ऐसे मत कराना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने सिर्फ। ऐसे नहीं होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐसे नहीं करके आओगे, सॉल्यूशन ऐसे करके आना है, स्टेटमेंट फॉर्म में। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और नेट प्रॉफिट उठाया एज पर पीएनएल, उसमें आपने माइनस करनी है वो चीजें जो कि आपके इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड नहीं होनी थी, ठीक है ना, या आपने इनकम ले लिए और वो वाले एक्सपेंसेस ऐड बैक कर देने हैं, वो वाले एक्सपेंसेस ऐड बैक करने जो कि आपके इनकम टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। समझ में आती है बात? अरे समझ में आती है, बस हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराऊं अलग तरीके का। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे एक दो बातें थोड़ी थोड़ी समझेंगे भी, ठीक है? आए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक हमारे बहुत बड़े टीचर हैं विनोद गुप्ता सर, ठीक है ना, नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी अब सर मैं कह रहा हूँ सर की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है और सर इतना ध्यान ही नहीं देते, जो आ गया वो इनकम, जो चला गया वो एक्सपेंस, बुक्स वगैरह नहीं मेंटेन कर रखी सर ने। मस्त मौला इंसान है सर इस मामले में, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, तो भाई अगर सर ऐसे हैं कुछ जुबान से भी निकालेंगे ना, पता नहीं उसको कितनी बार तोल के निकालते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं है। तो मैं तो बस एग्जाम्पल के लिए बनाया, तो नाम भी पता नहीं मैंने क्यों रख दिया, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, गलत हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा करेंगे सर, कर देंगे। सीए श्री विनोद गुप्ता सर is a practicing chartered accountant. He maintains his books of account on cash basis and submits you the following receipts and payment account. अरे भैया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस में बना रहा है उसके पास तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो ही है, बस ये पैसा आ गया जी और ये पैसा चला गया जी, तो जो पैसा आ गया वो उसे इनकम मान लेते हैं और जो चला गया वो उसे एक्सपेंस मान लेते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है ना? फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 फॉर कैलकुलेटिंग हिज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, तो उन्होंने अपनी रिसीट एंड पेमेंट दे दिया, अपने आप देख लो और पीजीबीपी निकाल लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, एक चीज बताने की कोशिश करता हूं और पहली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 145। देखो सेक्शन भी बाद में बात करूंगा। हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़े, कौन कौन से हेड पढ़े? सैलरी, ठीक है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, अब पीजीबीपी पढ़ रहे हैं, कैप गेन आएगा, ठीक है, और उसके बाद आईओएस आएगा। इनकम टैक्स में हर हेड ये बताता है कि मैं कैसे टैक्सेबल होता हूं, मेरे हेड में कैसे इनकम टैक्सेबल होती है। मतलब क्या, मेरे हेड में जो इनकम टैक्सेबल हो रही है वो कैश बेसिस पे हो रही है या एक्रूवल बेसिस पे हो रही है। जैसे अकाउंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में एक बेसिक एजम्पशन मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग हम लोगों ने एक्रूवल बेसिस पे करनी है। अकाउंटिंग कैसे करनी है? एक्रूवल बेसिस पे करनी है। कुछ लोग होते हैं कि भैया हम तो कैश बेसिस पे अकाउंट बना रहे, जो आ गया वो इनकम, जो चला गया वो एक्सपेंस, ठीक है, जैसे विनोद गुप्ता सर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको कह दिया। लेकिन जब हम लॉ की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स का हर हेड ये एक्सप्लेन करता है खुद ब खुद कि मेरे हेड में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो कैश बेसिस पे होगी या एक्रूवल बेसिस पे होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो सेक्शन 15 हमारा चार्जिंग सेक्शन सैलरी का, मैंने वहां पे कह दिया कि इनकम जो टैक्सेबल होती है रिसीट और ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होती है। मतलब आपने रिसीव कर ली सैलरी या ड्यू हो गई, विच एवर इज अर्लियर, मतलब एक तरह से एक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होती है, क्योंकि अगर पैसा नहीं भी मिला लेकिन मैंने काम कर लिया तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। तो सैलरी का हेड खुद ही कह रहा है मैं तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होता हूं। ओके, हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे भी जब हम सेक्शन 23 पढ़ रहे थे तो एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, ठीक है ना, जो भी हायर आया दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर वो लेते थे, एंड दैट इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल। मतलब क्या कि अगर टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी में रह गया और रेंट लेना ड्यू हो गया है
तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको इनकम मिली या नहीं मिली। समझ में आती है बात? डन। ओके ओके। नेक्स्ट एक इन दोनों की बात इकट्ठे करूंगा, यहां पे आ जाता हूं। कैपिटल गेन का चैप्टर, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है बेटे 45 और इसके बहुत सारे सब सेक्शन है। इसका मेन सेक्शन है 45(1). तो जब हम 45(1) पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही बात लिखी हुई है कि अगर आपने असेट बेच दिया तो आपके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो गई इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो असेट बेचने के बाद इनकम आपके पास कब आई। ठीक है ना? तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 वो यही कहेगा कि असेट बेच दिया, जिस साल में असेट बेचा उसी साल में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला। डन। ठीक है, तो 3 हेड तो मैंने आपको बता दिए। अब आइए पीजीबीपी और आईओएस के हेड पे। पीजीबीपी और आईओएस के हेड के लिए एक सेक्शन है बेटे, सेक्शन 145। हो सकता है थोड़ी देर में पढ़ लें, अच्छी बात है, नहीं पढ़ लें तो समझा रहा हूं। सिंपल सी बात कहता है 145 कहता है कि पीजीबीपी और आईओएस हेड की, पीजीबीपी के हेड और आईओएस के हेड की इनकम जो है एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल की जाएगी। कैसे टैक्सेबल की जाएगी? बाय डिफॉल्ट एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल की जाएगी। आप चाहें तो कैश बेसिस पे भी टैक्सेबल करा लें, चाहें तो, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट कैसे लेंगे? एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल। तो अगर मेरे को कुछ नहीं दिया जा रहा तो मेरे को जो इनकम कंप्यूट करनी है पीजीबीपी के हेड में वो कैसे करनी है? एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल करनी है। मतलब क्या? इनकम रिसीव होनी ड्यू हो गई तो मेरी इनकम मान ली जाएगी, और एक्सपेंसेस भी ड्यू हो गए, पे किए या नहीं किए, मेरे एक्सपेंसेस मान लिए जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ रहा है। पहले वाले में तो मैंने क्या कराया कि प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 2 तरीके बताए, लेकिन दूसरे तरीके से ही करना है। पहला तरीके पे आपने नहीं जाना है, स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनेगा। लेकिन वहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में क्या फायदा हो गया था कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकला हुआ था और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसी के प्रॉफिट एंड लॉस पे काम कर लिया था। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। अब रिसीट में जब मैं 11th को या फिर सीए फाउंडेशन वालों को अकाउंट पढ़ा रहा होता हूँ तो वहां पे मैं कहता हूँ रिसीट साइड में 3 चीजें आती हैं। एक, हम लोगों ने कोई लोन लिया हो तो वो रिसीट हुई होगी, या फिर इनकम आई होगी तो रिसीट हुई होगी, या फिर हम लोगों ने असेट सेल किया होगा तो रिसीट हुई होगी। इसी तरह पेमेंट साइड पे या तो हम लोगों ने कोई लायबिलिटी रीपे कर दी, वापस पे कर दी, तो वो हमारी पेमेंट साइड पे गई होगी, या फिर हम लोगों ने कोई खर्चों के लिए पेमेंट की होगी, या फिर हम लोगों का क्या कहते हैं, कोई हम लोगों ने असेट परचेज किया होगा तो आ रही होगी। तो अब रिसीट एंड पेमेंट में से खुद देखना है कि कौन सी कोर बिजनेस की इनकम है और कोर बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। वो इनकम वाली सारी चीजें लिख लेंगे, एक्सपेंसेस वाली सारी चीजें माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये तो उस वाले से भी ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे सारा काम खुद ने ही करना है, एड लेस वगैरह कुछ नहीं, इनकम ऐड एक्सपेंसेस माइनस। आओ पढ़ते हैं। अब RICA श्री विनोद गुप्ता सर। अब विनोद गुप्ता सर तो बहुत बड़े हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कैश बेसिस पे बातें करेंगे नहीं, ठीक है ना, वो तो कैश बेसिस पे बातें करेंगे नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल ड्राफ्ट कर रखा है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस and submits you the following receipt and payment for the year ended 31st March 22 for calculating his total income. ठीक, for calculating his total income for the assessment year 22-23। रिसीट साइड आ रही है, पेमेंट साइड आ रही है, तो हम लोगों ने खुद बनाना है। अब जरा ध्यान से देखना कि कैसे चीजें बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, computation of income under the head PGBP of Sri VG sir for assessment year 2022-23। ध्यान दो, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग इनकम्स उठा लेते हैं, मतलब रिसीट साइड से सारी इनकम पिक करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आ रही है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन नलाय को कहीं से कहीं तक मत कह देना इनकम है, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, कैश और बैंक जो भी होगा उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये कोई इनकम नहीं है। उसके बाद आ रहा है ऑडिट फीस। ऑब्वियसली बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑडिट तो करेंगे ही करेंगे, तो ऑडिट फीस आ गई। ऑडिट फीस 64,700 रुपये,
उसके बाद आ रहा है इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग वर्क भी लेता है, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क 56,800। नेक्स्ट, फीस फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील। मेरे क्लाइंट ने मेरे को कहा था कि इनकम टैक्स में अपील कीजिएगा, तो मैंने उसके लिए पैसे लिए, मतलब विनोद गुप्ता सर ने, तो उसकी इनकम, तो फीस फॉर IT अपील्स 8100। नेक्स्ट, फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर पेपर ड्राफ्टिंग। अब जरा यहाँ पे एक बात समझिएगा, फीस फॉर ड्राफ्टिंग पेपर्स, यहाँ पे प्लीज मेरी बात एक बार जरा ध्यान से रुक के समझिएगा। 600 रुपीज। हमारे सर हैं गिरीश आहूजा सर, सिंघानिया सर भी, ये लोग SRCC में प्रोफेसर रह चुके हैं। आप जाते हैं या नहीं जाते मेरे को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, मैं भी नहीं भी जाते हूँ। तो मैं कहता हूँ आहूजा सर या सिंघानिया सर हैं, SRCC में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो जब आहूजा सर SRCC में जॉब कर रहे हैं, बीइंग अ फैकल्टी वहाँ पे, तो एज अ प्रोफेसर, तो SRCC कहता है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि इस बार आप पेपर आप ड्राफ्ट कीजिए। तो उस टाइम जो सर को पैसे मिलते हैं पेपर ड्राफ्टिंग के, वो उनकी सैलरी इनकम में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। लेकिन अब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पे जो विनोद गुप्ता सर हैं, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कहा गया, सर आप इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर ड्राफ्ट कीजिए। तो उनको जो पैसे मिले हैं वो उनकी प्रोफेशनल इनकम कहलाएगी, वो ना तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, और सैलरी इनकम तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगी, माइंडेड क्लियर कर लीजिएगा इस बात को, ये इनकी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए इसको यहां पे लिख दिया। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड बेटे इनकम तो है, लेकिन PGBP के हेड में नहीं जाएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसमें बड़ी डिटेल में बात करनी है। उसके बाद रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगेन इनकम तो है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगी, इस हेड में नहीं जाने वाली। तो हम लोगों ने इनकम्स ऑलरेडी लिख दी हैं, जो जो इनकम्स बनती हैं। तो ये यहाँ पे इनकम का टोटल ले लेता हूँ मैं, 64,700, 56,800, 8100 रुपये और 600 रुपये। ये आ रहा है बेटे 1,30,200 रुपये, 1,30,200 रुपये, 1,30,200 रुपये। और अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस लिखने, मतलब पेमेंट साइड पे बिजनेस के एक्सपेंसेस उठा लेते हैं। पहला आ रहा है ऑफिस रेंट, भाई प्रोफेशन चला रहा हूँ, ऑफिस ले रखा है, ऑफिस रेंट पे ले रखा है, तो ऑफिस रेंट आएगा ही आएगा। ऑफिस रेंट 2,400 रुपीज़। उसके बाद सैलरी टू ऑडिट क्लर्क, ऑडिट क्लर्क रखे हुए हैं, उनको सैलरी दी, सैलरी टू ऑडिट क्लर्क 24,800 रुपये। उसके बाद अलाउंस टू ऑडिट क्लर्क, और अलाउंस टू ऑडिट क्लर्क देख लो कि अभी तक हम लोगों ने PGBP का चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो PGBP का चैप्टर इतना ही इजी है। आगे सैलरीज, जो मैंने पेड स्टाफ रखा हुआ उनको सैलरीज दी होगी, तो सैलरीज हो गई 32,400 की, 32,400 की, ठीक। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस ओन प्रॉपर्टी, बेटे पेमेंट तो है, लेकिन ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी पे जा रही है, मतलब विनोद गुप्ता सर ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट की होगी, तो ये खर्चा बिजनेस का थोड़ी ना हुआ, तो ये वहाँ पे क्लेम नहीं होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑलरेडी सर कह रहे हैं कि ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी बिजनेस में क्लेम नहीं होंगे। मेंबरशिप फीस, बेटे यहाँ पे रुक के जरा मेरी बात सुनिए। की इंस्टीट्यूट ICAI हो गया, ICSI हो गया, CMA इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पे जब आप इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, मतलब CA फाइनल आपने दे लिया, सारे पेपर्स क्लियर हो गए, जो भी आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह करनी थी, GMCs वगैरह वो हो गई, तो आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं। तो मेंबरशिप को इंटैक्ट में रखने के लिए, एनफोर्स में रखने के लिए, ठीक है, आपको एक मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। और अगर आप प्रैक्टिस में, तो आपको एक और फीस देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस। तो प्रोफेशन चलाने के लिए ये खर्चे तो मेरे को करने पड़ेंगे ना, तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड हुए, तो ये खर्चा भी मेरे को अलाउड है। तो यहाँ पे मैं मेंबरशिप फीस भी लिखने जा रहा हूँ, मेंबरशिप फीस 1,100 रुपये, एक और खर्चा हो गया मेरा। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है LIP टू LIC।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। बेटे पेमेंट तो है लेकिन इसकी डिडक्शन 80C से 80U में डिडक्शन में क्लेम होगी, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स अगेन मेरा पर्सनल खर्चा माना जाता है, और साथ ही साथ जब हम अभी PGBP का चैप्टर उठाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि इनकम टैक्स आपका खर्चा अलाउड नहीं होगा, तो ये भी नहीं अलाउड होगा। मोटर कार परचेज, मैंने अभी कहा ना पेमेंट साइड पे असेट परचेज किया होगा तो भी पेमेंट साइड पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मोटर कार जो मैंने परचेज की है ये पूरा का पूरा खर्चा थोड़ी ना, इसका डेप्रिसिएशन सिर्फ मेरा खर्चा बनेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, मैं साइड में लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। अभी बात करते हैं। उसके बाद आ रहा है एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार, एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार भी लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार वो कितना आ रहा है 300 रुपये, 300 रुपये, ठीक है, ये आ गया। इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बेटे हाउस प्रॉपर्टी तो अगर मैं खुद रह रहा हूँ तो मेरा पर्सनल खर्चा है, ठीक है, और अगर मैंने किराए पे भी दे रखी है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाना चाहिए, वहाँ पे वैसे ही क्लेम नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, सर डेप्रिसिएशन तो हम लोगों ने नहीं निकालना सीखा, बेटे निकालना बाद में सीख लेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर कार के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम होता है। कितने का डेप्रिसिएशन क्लेम होता है? 15% का। तो 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। और एक बात और याद रखें, जब तक मैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे नहीं पहुंचता, जो डेप्रिसिएशन होता है सारे खर्चे क्लेम करने के बाद लास्ट में क्लेम कीजिएगा। जैसे अभी तक हमारे खर्चे कितने हो चुके, ये देखो अभी तक हमारे खर्चे हो चुके हैं 2400 प्लस 24,800 प्लस 1800 प्लस 32,400 प्लस 1100 प्लस 300, ये हो चुके हैं 62,800। तो बेटे यहाँ पे निकालो पहले तो PGBP बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन ये हो गया 1,30,000, 1,30,200 माइनस 62,800, तो ये आ रहा है बेटे 67,400, ठीक। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार वो कितना है 9,000 रुपये का 15%, जो कि आएगा 1,350 रुपये, 1,350 रुपये, 1,350 रुपये, और ये माइनस करके आएगा 1,350, 67,400 माइनस 1,350, 1,350 कुछ गड़बड़ हो रही है, 67,400 माइनस 1,350, गड़बड़ कर दी है कुछ मैंने, कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट देख लेते हैं। इनकम साइड में आ गई मेरी 64,700 रुपये, 64,700 रुपये, 14,800 रुपये, ऑफिस रेंट आ गया, ऑफिस रेंट आ गया 24,800, ऑडिट क्लर्क 1,800, 32,000, 1,100 रुपये, एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार 600 रुपये, 600 रुपये, ठीक। तो 2,400 प्लस 24,800 प्लस 1,800 प्लस 32,400 प्लस 1,100 प्लस 600, ये आ रहा है 63,000, 63,100, 1,30,200 माइनस 63,100, 67,100 माइनस 1,350, 65,000, ये आई है मेरी PGBP। क्या मेरी ये मैच कर रही है 5, ठीक। तो ये मेरी मैच कर रही है। तो बस ये देख लो PGBP में यही 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1-2 और आएंगे वो हम बाद में देख लेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो या तो मेरे को PNL अकाउंट दे रखा होगा, तो PNL अकाउंट में से इनकम बिजनेस वाली, एक्सपेंसेस बिजनेस वाले, तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर PNL निकालना है, एक्सपेंसेस वो ऐड कर देना जो हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से क्लेम नहीं होने, और इनकम वो ऐड कर देना जो हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से PGBP की इनकम नहीं मानी जा रही, माइनस कर देना, सॉरी, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको कैश बुक वाला क्वेश्चन भी करा दिया। आओ
तो अब फाइनली मेरा पीजीबीपी शुरू हो रहा है और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है मैं सेक्शन 37 ना भी कराऊं आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भी आपको हजम नहीं होगी। तो पीजीबीपी का चैप्टर बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात। पीजीबीपी का चैप्टर पीजीबीपी का चैप्टर सेक्शन 28 से शुरू हो रहा है और 44 डीबी पे खत्म होएगा, 44 डीबी पे खत्म होएगा। ठीक, पीजीबीपी में पीजीबीपी को अगर मैं देखूं, मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। करने वाले 2 या 3 पार्ट ही होंगे ढंग के। एक है सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है हमें कि किस नेचर की इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी। तो अरे भैया, इनकम, बिजनेस की इनकम कौन सी होती, कोई हमें बताने आएगा? अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला मेरा बिजनेस इनकम है। मैं गुड्स की ट्रेडिंग करता हूं तो गुड्स की ट्रेडिंग से जो पैसा आया वो मेरी इनकम है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग करके जो मैंने माल बेचा वो मेरी इनकम है, बिजनेस की इनकम है। मैं प्रोफेशन में हूं तो जो सर्विसेज दे रहा हूं वो सर्विसेज देने के बाद जो मेरा पैसा है वो मेरी इनकम है। तो कैपिटल वो पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है, ये सेक्शन 28, वहां पे जो इनकम, बिजनेस की इनकम कौन सी होगी वो बताएगा। अरे हमें क्या बताने की जरूरत है, हमें तो पता है बिजनेस की इनकम क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे और ये मैं सबसे एंड में पढ़ूंगा। मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को पता है बिजनेस की क्या इनकम है। ऑल्दो हल्के फुल्के एक आध पॉइंट की कहाँ जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं डील करता रहूंगा। उसके बाद आ रहा है सेक्शन 29। सेक्शन 29 का क्या है, कंपटीशन। पीजीबीपी की कंपटीशन कैसे होगी वो तो मैंने अभी अभी आपको सिखाई ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी, तो उसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं, ध्यान से सुनना, अब आते हैं कि खर्चों पे। देखो, मैंने कहा पीजीबीपी वैसे तो आपका खत्म हो गया, लेकिन जो जो खर्चे, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ क्या है, गाइडलाइंस, एक्ट पढ़ रहे हैं। तो कौन से बिजनेस के कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे बिजनेस में रहते हुए, अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हो तो कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे, ये स्पेसिफिकली एक्ट लिख के देगा। तो सेक्शन, ध्यान से सुन लो, सेक्शन 30 से लेकर 38 तक हम सिर्फ और सिर्फ खर्चों की बातें करने वाले हैं कि कौन कौन से खर्चे हमें अलाउड होंगे और कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो खर्चे इन सेक्शंस में लिखे हुए होंगे वही से खर्चे हमें अलाउड होने वाले, इसके अलावा कोई नहीं अलाउड होने वाले। और आप यकीन मानिएगा, ऑलमोस्ट जो खर्चे आप नहीं भी सोच सकते ना इस दिमाग से, वो भी खर्चे यहां पे लिखे होंगे और वो सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से फिर दोबारा, खर्चे आपको अलाउड तो होंगे, खर्चे आपको अलाउड तो होंगे, बट विद सम कंडीशंस। और ये है मेरा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या, यहां पे हम सेक्शन 40, 40A और 43B 3 सेक्शन पढ़ेंगे जिनको मैं कहता हूं ओवरराइडर्स। ये क्या कहते हैं, ये 3 सेक्शन क्या कहते हैं कि आपको खर्चे तो हम अलाउड कर देंगे, जो हमने खर्चे लिखे ना, ये खर्चे हम आपको अलाउड कर देंगे, लेकिन ये खर्चे, ध्यान से समझ लो इस बात को, ये खर्चे हम अलाउड करेंगे विद सम कंडीशन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ऑफिस का रेंट दिया, खर्चा अलाउड है, हाँ अलाउड है भाई, बिजनेस कर रहा हूं तो खर्चा तो अलाउड होना चाहिए, ऑफिस का रेंट जो दिया वो अलाउड होना चाहिए, अलाउड है। लेकिन सेक्शन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक सेक्शन है सेक्शन 40A कहता है, क्या कहता है ये सेक्शन, कहता है अगर किसी खर्चे पे टीडीएस कटना बनता है, किसी खर्चे पे टीडीएस कटना बनता है और आपने टीडीएस नहीं काटा तो वो खर्चा 30% डिसअलाउ हो जाएगा। कितना डिसअलाउ हो जाएगा, 30%। जैसे मैंने रेंट की पेमेंट की अपने ऑफिस की और उसके ऊपर टीडीएस कटना बनता है एज पर द चैप्टर ऑफ टीडीएस, और मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो पीजीबीपी का चैप्टर ये कह रहा है कि आपको 30% खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। जैसे मैंने अगर 2 लाख रुपए का, मैंने 3 लाख रुपए का रेंट दिया पूरे साल में और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जबकि टीडीएस कटना था, तो 3 लाख का 30% कितना हो गया, 90,000, वो खर्चा मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो सेक्शन 40, 40A और 43B में खर्चे जो अलाउ ऑलरेडी हो चुके हैं 30 से लेकर 38 में, यहां पे कंडीशन लगा दी गई है, ये राइडर्स कहलाते हैं। एक स्पीड ब्रेकर आगे चलते चलते में भाई आराम से निकलना, हमारी बात मान के निकलना, कोई दिक्कत ना, समझ में आती बात। उसके बाद फिर 2 सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन
सेक्शन 44AA और सेक्शन 44AB, ये सेक्शन मेरे को बड़े प्यारे हैं। ये कहते हैं पीजीबीपी के चैप्टर में किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है और किन लोगों को ऑडिट कराना है, ये बताते हैं ये सेक्शन। किनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, सेक्शन 44AA, और किसको ऑडिट कराना है, ठीक है, वो कौन बताएगा, सेक्शन 44AB। और एक जो लास्ट वाला है ना, ये तो मैं बताना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं तो बताना पड़ेगा। ये मैं बस थोड़ा सा बता के छोड़ दूंगा। इसको कहते हैं प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट, सेक्शन 44AD, ADA और 44AE, 3 सेक्शन पढ़ेंगे बाद में, सबसे एंड में, क्योंकि ये सेक्शन मैंने पढ़ा दिए ना, ये सेक्शन पढ़ के इतना मज़ा आ जाता है, इतना मज़ा आ जाता है, फिर आप कहते हो कि सर हमें चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से ये सेक्शन मैं सबसे एंड में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। ये है मेरा पीजीबीपी का चैप्टर। और अब हम पीजीबीपी का आगाज़ करते हैं सेक्शन नंबर 30 से। सेक्शन नंबर 30 भी छोड़ो, अब एक बात बताओ, खर्चे अलाउ होने, तो हर तरीके का खर्चा अलाउ होगा। तो ऐसा करते हैं, इनके खर्चों को छोड़ो, आप ये बताओ कि आपने बिजनेस शुरू करना है, सपोज करो आपने एक फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या चाहिए। ये देखो नालायक कह रहा है कैपिटल चाहिए। बेटे कैपिटल तो चाहिए, कैपिटल के बाद क्या चाहिए। अब ये कह रहा है सर प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी रोड पे रखेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अगर मेरे को फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए। तो हमारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि देखो बनाने वाले ने भी ना बड़े दिमाग से बनाया, एकदम प्रैक्टिकली बनाया। पहले फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिएगी, उसके बाद उसमें प्लांट एंड मशीनरी आएगी। तो सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 30 पे, और सेक्शन 30 आ रहा है बिल्डिंग से रिलेटेड सारे खर्चे आपके अलाउड हो जाएंगे। बिल्डिंग अगर आपने किराए पे ले रखी है तो रेंट अलाउड हो जाएगा। बिल्डिंग से रिलेटेड आपने टैक्सेस दिए, बिल्डिंग की आपने रिपेयर कराई, बिल्डिंग की आपने इंश्योरेंस कराई, ये सारे के सारे खर्चे आपके सेक्शन 30 में अलाउड हो जाएंगे बिल्डिंग से रिलेटेड। समझ में आती है बात। तो बिल्डिंग से रिलेटेड सारे खर्चे आपके सेक्शन 30 में अलाउड हो। डन, क्लियर पॉइंट। आओ जरा देखें, एक सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 30, इधर आ जाओ, सेक्शन 30 पेज नंबर 4 है बेटे, ये चलेगा थोड़ी ना अभी। हाँ जी बेटे, तो सेक्शन 30 रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, किसकी बात कर रहा है, बिल्डिंग की। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट रेट रिपेयर्स इंश्योरेंस प्रीमाइसेस यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द फॉलोइंग डिडक्शन अलाउड। क्या क्या अलाउड है, ABC 3 पॉइंट। वेयर प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द असेसी एज टेनेंट और अदरवाइज एज टेनेंट। मतलब क्या, अगर आपने जो ऑफिस प्रीमाइसेस हैं वो किराए पे लिए हुए हैं, आप किराएदार हैं एज अ टेनेंट, तो रेंट पेड आपका अलाउड हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर आपकी अलाउड हो जाएगी। अदरवाइज एज टेनेंट तो द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर। तो क्योंकि अगर आप मालिक हैं देन इन दैट केस तो आप रिपेयर ही पे कर रहे होंगे, रेंट तो किसी को पे करेंगे ही नहीं, ठीक है। आगे अब ये बी और सी पॉइंट क्या है, चाहे आप टेनेंट हो चाहे आप लैंडलॉर्ड, मतलब खुद उस प्रीमाइसेस के मालिक हो। सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट, म्युनिसिपल टैक्सेस, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है मत पढ़ो, ठीक है ना, म्युनिसिपल टैक्सेस, तो वो खर्चे आपके अलाउड हो जाएंगे। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस। आपके प्रीमाइसेस डैमेज ना हो जाए, डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए आपने इंश्योरेंस करा रखी है, तो उसका जो प्रीमियम पे किया वो भी अलाउड हो जाएगा, चाहे आप मकान मालिक हैं, ठीक है ना, चाहे आप उस प्रीमाइसेस के ओनर हैं, चाहे आप एज अ टेनेंट पे कर रहे हैं, अलाउड हो जाएंगे। समझ में आती है बात, हाँ सर समझ में आती है। एक थोड़ी सी और छोटी सी बात समझ लो, बिल्डिंग है आपकी, या तो आपकी ओन्ड बिल्डिंग है या आप टेनेंट है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपने इस बिल्डिंग में कैपिटल रिपेयर कराया। कैपिटल रिपेयर क्या होता है बेटा, कोई ऐसी चीज जिससे कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए, रेनोवेशन कराई। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझ के तौर पे, आपने फर्स्ट फ्लोर बना दिया,
जैसे मेरी खुद की बिल्डिंग थी, ग्राउंड फ्लोर पे तो मैं रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे मतलब मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, तो ये बिल्डिंग मेरी ऑलरेडी 100 लाख की थी। तो मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने फर्स्ट फ्लोर और बना लिया अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए, उसके ऊपर 25 लाख रुपए लगे। तो इसके ऊपर तो पहले डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही रहूंगा और इसके ऊपर भी अब डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही लूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। इजी, समझ में आती बात। लेकिन अगर मैं टेनेंट हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या किया, मैं जिस बिल्डिंग में ऑलरेडी काम कर रहा था, ग्राउंड फ्लोर मेरे को मेरे मकान मालिक ने दे रखा था काम करने के लिए, उसका मैं रेंट पे कर रहा था और वो रेंट का खर्चा अलाउड था। अब स्टूडेंट थोड़े से बड़े, मैंने अपने मकान मालिक से कहा सर मेरे को ना प्रीमाइसेस शिफ्ट करने पड़ेंगे, मेरे को स्टूडेंट ज़्यादा आने लगे हैं, तो या तो मेरी फर्स्ट फ्लोर बनवा दो, फर्स्ट फ्लोर बनवा दो, या फिर मैं शिफ्ट करता हूँ। कहने लगे यार विशाल मत जा, टेनेंट भी कम अच्छे भी मिलते हैं, तो ऐसा कर तू यहीं पे रह जा, तू फर्स्ट फ्लोर खुद बना ले और जब जाएगा ना जब हिसाब किताब कर लेंगे। मैं ये भी ठीक है। तो मेरे पास पैसा था, मैंने 15 लाख रुपए लगाकर फर्स्ट फ्लोर खुद बना ली। अब फर्स्ट फ्लोर का रेंट तो किसी को देना नहीं है, या थोड़ा बहुत रेंट ले भी लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये जो 15 लाख रुपए लग गए मेरे, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओन्ड होती तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता, अब क्या करूं? तो यहाँ पे लिखता है पर्टिकुलरली सेक्शन में कि ये आपकी डीम्ड बिल्डिंग मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? डीम्ड बिल्डिंग। और अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। आए पढ़ते हैं जरा नोट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोर्न बाय ओनर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय टेनेंट डीम्ड एज अ बिल्डिंग ओन्ड बाय टेनेंट। तो कैपिटल रिपेयर इंकर्ड बाय टेनेंट होगा तो डीम्ड एज बिल्डिंग, दस नो डिडक्शन एज रेवेन्यू एक्सपेंड। जो मैंने अभी 15 लाख रुपए लगाए फर्स्ट फ्लोर बनाने के, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, उसको क्या मान लिया जाएगा? मेरी बिल्डिंग मान लिया जाएगा और ओनली डेप्रिसिएशन इज अलाउड, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करता। नेक्स्ट, अगर मैं ओनर हूं तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरी बिल्डिंग का पार्ट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लूंगा। तो एडेड टू द ब्लॉक ऑफ असेट, ये क्या ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, एंड क्लेम्ड इन डेप्रिसिएशन। समझ में आ गई बात? बढ़िया। अब आगे चलते हैं। तो सेक्शन 30 हो गया हम लोगों का। 31, सेक्शन 31, बेटे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो वो इस सेक्शन में अलाउड हो जाएगा। ठीक है, 30 में बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा, प्लांट मशीनरी से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड खर्चा जो होगा वो हमारा 31 में अलाउड हो जाएगा। मतलब क्या? प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ले लिए, उनकी रिपेयर कराई, उनकी इंश्योरेंस कराई, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा। तो वो जो रिपेयर इंश्योरेंस वगैरह कराई, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट वगैरह पे किया, वो खर्चा हमें अलाउड हो जाएगा। देखिएगा 31 सेक्शन, रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। repair insurance of plant and machinery in respect of repairs and insurance of machinery, plant, furniture used for the purposes of business profession। पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये लैंग्वेज तो बार बार आएगी। यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड, द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर देयर टू, एंड द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन देयर ऑफ। क्लियर? तो मैंने आपको 2 सेक्शन करा दिए हैं, 2 सेक्शन करा दिए, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। 3 में प्रॉब्लम आएगी लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, थोड़ी सी लंबी हो गई है क्लास, लेकिन पीजीबीपी के जो सेशंस रहेंगे हम लोगों के थोड़े से लेंदी रहने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।